हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम स्टडी माफिया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं। आज मैं बात करने वाला हूं चीन के बारे में। दोस्तों, इनसे पिछली वाली वीडियो में मैंने बात की थी यूएसए के वर्चस्व के बारे में, और एक और वीडियो पर मैंने पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यूरोपीय जो संघ है वो एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। इसी तरह जो आज का टॉपिक होगा हमारा वो चीन को लेकर होगा कि चीन किस तरह से एक महाशक्ति के रूप में सामने उभर कर आ रहा है आज के समय में। तो दोस्तों, हम इस टॉपिक पर आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने आंसर को कि हमें अपने आंसर में कैसे क्या क्या लिखना है, वो आपको मैं यहां पर बताऊंगा कि आपको क्या लिखना है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। शीत युद्ध के बाद सोवियत व्यवस्था की विफलता ने आर्थिक एवं राजनीतिक विकास के लिए वैकल्पिक केंद्रों को उभरने का अवसर दिया। इन केंद्रों ने कुछ हद तक अमेरिका के वर्चस्व को कम करने का प्रयास किया। ऐसे केंद्रों के रूप में यूरोपीय संघ और ब्रिक्स महत्वपूर्ण हैं। इसी में चीन के आर्थिक महाशक्ति के रूप में उदय की चर्चा की जा सकती है, जो समकालीन विश्व राजनीति के लिए एक नया तत्व है। वह संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य भी है वर्तमान समय में। तो दोस्तों, ये थी इसकी थोड़ा सा परिचय, जो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि आपको परिचय लिखना है, फिर उसके बाद ही हेडिंग बनाकर लिखनी है। तो अब हम परिचय बता चुका हूँ, अब बनाते हैं हम इसकी अगली हेडिंग कि चीन आर्थिक महाशक्ति के रूप में या चीन की आर्थिक स्थिति में सुधार। तो दोनों हेडिंग बनाकर हम इसमें लिखेंगे कि यूरोपीय संघ और अमेरिका के बाद समकालीन विश्व राजनीति में चीन को तीसरा सबसे बड़ा वैकल्पिक केंद्र माना जाता रहा है, क्योंकि 1970 के दशक में चीन में आर्थिक सुधार आरंभ हुए, जिससे चीन का तेजी से आर्थिक विकास हुआ और वर्तमान में चीन विश्व का सबसे तेजी से उभरता हुआ देश बन गया है। और अपने सुधारों के बल पर चीन ने अत्यधिक आर्थिक वृद्धि करने का प्रयास किया है। गोल्डमैन सैच एक विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों का संगठन है। इसके अनुसार सन 2030 तक चीन की अर्थव्यवस्था यूएसए से आगे निकल जाएगी तथा चीन विश्व का सबसे बड़ा आर्थिक केंद्र बनने का सपना पूरा कर लेगा। इतना ही नहीं, आर्थिक स्तर पर अपने पड़ोसियों के साथ रिश्ता कायम करके उसने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके पक्ष में कई सकारात्मक बातें हैं, जैसे विशाल भूभाग, आबादी और क्षेत्रीय प्रभाव आदि। ये सभी इसके महत्वपूर्ण और सकारात्मक बातें हैं, तो इसे महाशक्ति के रूप में बना सकते हैं। इस प्रकार चीन भविष्य की महाशक्ति है। चीन में विकास वास्तव में उन सुधारों का परिणाम है जो 1970 के दशक में शुरू हुए थे। तो दोस्तों, ये 1970 के दशक की वजह से ही चीन के आर्थिक सुधार बदले गए और वो एक महाशक्ति के रूप में आगे बढ़ा। तो अब हम अगली हेडिंग बनाते हैं इसमें कि चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना, जिसमें हम लिखेंगे कि सन 1949 की क्रांति के द्वारा माओ के नेतृत्व में चीन में भी साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। आरंभ में वहां समाजवादी व्यवस्था को अपनाया गया, जो लगभग सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था के समान थी। साम्यवादी चीन ने राजनीतिक अलगाव की नीति को अपनाया और पूंजीवादी राज्यों से बिल्कुल संबंध तोड़ दिए थे। कुछ समय तक इसे अपनी पिछड़ी अर्थव्यवस्था को सुधारने तथा अपने सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सोवियत संघ से सहायता मिली, परंतु इसने इससे भी घनिष्ठता नहीं रखी। इस प्रकार चीन को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ा। समस्या का इसका पहला पॉइंट है कि चीन ने समाजवादी मॉडल खड़ा करने के लिए विशाल औद्योगिक अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने अपने समस्त संसाधनों को उद्योग में लगा दिया। तो इसी के दूसरे पॉइंट है समस्या का कि कृषि लोगों का प्रमुख व्यवसाय था, परंतु वह परंपरागत तरीकों पर आधारित होने के कारण पिछड़ी हुई अवस्था में था। इस आरंभ में चीन ने जो समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया था, उसके वो परिणाम नहीं निकले जो आशा की गई थी, और उसके आर्थिक विकास में वृद्धि नहीं हुई। तो दोस्तों, ये थी चीन के साम्यवाद की शासन की स्थापना, उसकी प्रॉब्लम क्या क्या थी। अब हम बात करते हैं इसकी मेन हेडिंग की, लिखेंगे जिसमें चीन द्वारा अपने नीति में किए गए बदलाव या चीन के द्वारा सुधारों की पहल जो उसने 1970 के दशक में की थी। इसमें हेडिंग बनाने के बाद हम इसमें लिखेंगे कि 1970 के दशक के बाद चीन में अपनी विदेश नीति में भी परिवर्तन किया
और समाजवादी अर्थव्यवस्था को भी एक नई दिशा दी। तो इसके जो सुधार हैं उसकी पहली सब हेडिंग बनेगी यूएसए से मित्रता, जिसमें हम लिखेंगे कि शीत युद्ध के दौर में चीन परंपरागत रूप से साम्यवादी गुट में था, इसलिए चीन और यूएसए के बीच तनावपूर्ण संबंध बने हुए थे। लेकिन 1962 में देतांत आरंभ हुआ जिसमें तनाव कम हो गया, जिसके फलस्वरूप यूएसए और चीन के बीच में मित्रतापूर्ण संबंध आरंभ हुए। 1972 में यूएसए के राष्ट्रपति निक्सन ने चीन यात्रा की, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार और मित्रता के कई समझौते हुए और चीन का अकेलापन जो अज्ञातवास था वो समाप्त हो गया। तो दोस्तों ये इसके चीन के सुधार की पहली हेडिंग थी। अब हम बात करते हैं चीन के सुधार की दूसरी हेडिंग के बारे में, जिसमें लिखेंगे सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता। इस हेडिंग के अंदर हम लिखेंगे कि यूएसएसआर लंबे समय से यूएन में यह मांग कर रहा था कि चीन को भी सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, लेकिन यूएसए, ब्रिटेन और फ्रांस के विरोध के कारण यह संभव नहीं हो सका। लेकिन जब 1972 में चीन और यूएसए के बीच दोस्ती हो गई, इसके दोस्ती के संबंध स्थापित हो गए, तो चीन को 26 अक्टूबर 1971 में अमेरिका के समर्थन से संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिल गई। इसके बाद अनेक देशों के साथ व्यापारिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रथा, सांस्कृतिक संबंध हुए। इसके बाद विशेषकर 1980 के बाद चीन का आर्थिक विकास तेजी से हुआ। तो दोस्तों ये थी इसकी दूसरी हेडिंग। अब हम बात करते हैं चीन का सुधारों की पहल की तीसरी हेडिंग के बारे में, कृषि उद्योग सेना का आधुनिकीकरण, जिसमें हम लिखेंगे कि 1973 में चीन ने कृषि उद्योग और सेना का आधुनिकीकरण आरंभ किया। इसका उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और सुरक्षा को मजबूत करना था, लेकिन उस तकनीक और धन के अभाव के कारण इसमें अधिक सफलता नहीं मिल सकी। लेकिन आज चीन की आर्थिक विकास दर विश्व में सबसे अधिक है। इसने एक प्रकार से समाजवादी और पूंजीवादी दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्था की विशेषताओं का मिश्रण करके विकास को अपना ही मॉडल अपनाया है। तो दोस्तों ये थी इसकी तीसरी हेडिंग इसके सुधारों की। अब हम बात करते हैं इसके चीन के सुधारों की चौथी हेडिंग के बारे में, खुले द्वार की नीति, जिसमें हम लिखेंगे कि 1978 में चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई और वैश्वीकरण को भी अपनाया, जिसके अनुसार चीन में विदेशी निवेश की स्वतंत्रता की गई और चीन में निम्न मजदूरी दर और अधिक जनसंख्या के कारण बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश आरंभ हो गया, जिससे बेरोजगारी और गरीबी में कमी आई और तेजी से तकनीकी विकास हुआ। इस नीति से चीन की जीडीपी वृद्धि दर 10% से अधिक हो गई। यूरोप और यूएसए की अधिकतर बड़ी कंपनियों का उत्पादन अब चीन में होता है, अतः चीन को विश्व अर्थव्यवस्था का कारखाना कहते हैं। तो दोस्तों ये थी चौथी हेडिंग। अब हम बात करते हैं चीन के सुधारों के पहल की पांचवी हेडिंग, कृषि का निजीकरण, जिसमें हम लिखेंगे कि 1982 में कृषि पर सरकारी नियंत्रण समाप्त कर दिया गया और कृषि के निजीकरण से उत्पादन में वृद्धि हुई, जिससे आवश्यक वस्तुओं की कीमतें कम हो गई। तो दोस्तों ये अब हम बात करते हैं चीन के सुधारों की अगली सब हेडिंग की छठी जो बनेगी वो बनेगी सेज की स्थापना। इस हेडिंग में लिखने के बाद हम लिखेंगे कि चीन में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए 1998 में सेज स्थापित किए। ऐसे 6 क्षेत्र बनाए जहां विदेशी निवेशकों के लिए बेहतर सुविधाओं का प्रबंध किया गया। इस कदम से चीन से विदेशी निवेश में वृद्धि हुई और विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए गए। तो दोस्तों हमने बात की चीन के सुधारों की 6 हेडिंग के बारे में, जो कि आपके सामने डिस्प्ले पर मेंशन की गई हैं। तो आप इन हेडिंग को ऐसे ही लिखेंगे जैसे यहाँ पर लिखी हुई है और इसके अंदर जो मैंने आपको बताया है वो सब इसमें आप लिख देंगे। अब हम बात करते हैं इससे अगली मेन हेडिंग की कि चीन का महत्व क्या है। जिस तरह से हमने बात की थी यूएसए के वर्चस्व 3 तरीके से थे, सांस्कृतिक, आर्थिक और सैनिक वर्चस्व था। इसी तरीके से उभरती शक्ति जो चीन है उसका क्या महत्व है, किन चीज़ों में उसका महत्व देखने को मिल सकता है। तो हम बताएंगे कि पहला जो महत्व है उसका वो आर्थिक महत्व है, जिसमें हम लिखेंगे कि चीन वर्तमान में विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। सन 2030 तक यूएसए की अर्थव्यवस्था से भी बड़ी अर्थव्यवस्था चीन बन जाएगा। चीन अब विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है, अतः चीन के पास विशाल विदेशी मुद्रा का भंडार है। सन 2016 के आंकड़ों के अनुसार
यूएसए के बाद चीन की अर्थव्यवस्था का आकार सबसे बड़ा है। इसके बाद जापान, जर्मनी, यूके, फ्रांस और भारत का स्थान है। चीन की विकास दर लंबे समय से 10% से अधिक बनी हुई है, इसलिए अनुमान है कि सन 2030 तक चीन की अर्थव्यवस्था का आकार यूएसए से भी ज़्यादा हो जाएगा। अब इसके दूसरे महत्व के बारे में बात करते हैं। इसकी दूसरी हेडिंग बनेगी सैनिक महत्व, जिसमें हम लिखेंगे कि जो चीन है उसका वार्षिक सैनिक व्यय 120 अरब डॉलर है, जो कि यूएसए से काफ़ी कम है, क्योंकि यूएसए का 455.9 अरब डॉलर है। लेकिन फिर भी सैनिक व्यय में चीन का दूसरा स्थान है। पिछले वर्षों में चीन ने अपने सैनिक व्यय में तेजी से वृद्धि की है। अब चीन यूएसए और अन्य महाशक्तियों की तरह अत्याधुनिक हथियारों का निर्माण करने लगा है, इसलिए अब चीन एक बड़ी सैनिक शक्ति भी बन गया है। अब इसका चीन के महत्व की तीसरी हेडिंग बनाएंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में महत्व, जिसमें हम लिखेंगे कि चीन को यूएन की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिल गई है, इसलिए चीन यूएन में अत्यंत शक्तिशाली है। WTO, IMF आदि संगठनों में चीन का महत्वपूर्ण स्थान है। सन 2001 में विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता ले ली है और इस कदम से उसने अपने व्यापारिक संबंधों को बढ़ाया और दूसरे देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को खोला। इस तरह चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ने के कदम उठाए हैं और उसके विदेशी व्यापार में भी तेजी से वृद्धि हुई है। तो दोस्तों ये थी इसकी तीसरी हेडिंग। अब हम बात करते हैं चीन के महत्व की चौथी हेडिंग के बारे में, जिसमें हम लिखेंगे क्षेत्रीय संगठन और पड़ोसी देश। ये इसकी मेन हेडिंग बनेगी। इसमें हम लिखेंगे कि चीन की बढ़ती हुई शक्ति भारत जैसे पड़ोसी देशों के लिए खतरा है। 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया और 1962 में भारत पर आक्रमण करके पराजित किया। अब भी कश्मीर के बड़े क्षेत्र पर चीन का कब्जा है। दूसरी ओर चीन मैकमोहन सीमा रेखा को स्वीकार नहीं करता और भारत के अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा प्रस्तुत करता है। चीन के दक्षिण में स्थित आसियान देशों से भी व्यापार के मुद्दों पर तनाव बना रहता है। तो दोस्तों ये था इसका महत्व के बारे में। अब हम इसकी अगली मेन हेडिंग बनाएंगे कि चीन की वर्तमान स्थिति क्या है। इसमें हेडिंग बनाने के बाद हम लिखेंगे कि चीन ने अपनी मजबूत आर्थिक नीति के बल पर क्षेत्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपना वर्चस्व स्थापित किया है। अमेरिका, जापान, आसियान, रूस तथा भारत के साथ इसका जुड़ाव आर्थिक धरातल पर आधारित है। 21वीं शताब्दी में चीन की विदेश नीति का उद्देश्य रूस तथा यूरोप के साथ संबंध सुधारने का रहा है, ताकि इसे अमेरिका के साथ संतुलित किया जा सके। तो दोस्तों ये था चीन के आर्थिक महाशक्ति के रूप में किस तरह से उभर रहा है। हमने इस पर पूरे टॉपिक पर आज बात की। अब इसमें बचता है लास्ट में निष्कर्ष, जिसमें निष्कर्ष में मैं भी आपको बता देता हूं कि इसमें आपको क्या लिखना है। इसमें आप लिखेंगे कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में चीन की स्थिति का व्यापक रूप से विश्लेषण करने के बाद हम कह सकते हैं कि चीन वर्तमान समय में विश्व में तेजी से एक महान आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। ऐसी उम्मीद लगाई जा सकती है कि चीन सन 2040 तक अमेरिका को पीछे छोड़ देगा और विश्व का सबसे बड़ा आर्थिक केंद्र बनकर सामने आएगा। दोस्तों अब ये हुआ है पूरा कंप्लीट आंसर। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी इस आंसर से बहुत ज़्यादा हेल्प हुई होगी। अगर दोस्तों आपकी इससे थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको इससे कितनी हेल्प हुई है। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, ताकि आपकी जो भी दिक्कत आए, परेशानी आए, उसको मैं सॉल्व कर सकूं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल वाली आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो, अस्सलाम वालेकुम, सब बखैर।